सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश और उसके सामने सबसे बड़ा काम है अपना भविष्य लिखना, यानी अपना संविधान बनाना। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की तरह था। एक ऐसी इमारत की तामीर जिसकी हर ईंट उम्मीद से और हर दीवार सिद्धांतों से बनी थी। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि इस खाके की मांग उठी कैसे, फिर जानेंगे कि इसके वास्तुकार कौन थे और कैसे इकट्ठा हुए। ये भी समझेंगे कि कैसे एक ही सभा दो दो काम कर रही थी, और फिर बात करेंगे उस दस्तावेज के निर्माण की, और आखिर में कि कैसे संविधान लागू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। हमारे संविधान की कहानी भी ठीक वैसी ही है। एक विचार से, एक मांग से कि भारत अपना भविष्य खुद लिखेगा। और ये मांग अपने आप में एक क्रांति थी। समझिए, ये सिर्फ ब्रिटिश कानूनों से छुटकारा पाने की बात नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये मांग थी एक ऐसे कानूनी ढांचे की जो पूरी तरह से भारतीय हो, भारतीयों के लिए हो, और सबसे जरूरी, भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया हो। यानी अपने भाग्य का फैसला अब हम खुद करेंगे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, 1934 में एम.एन. रॉय, जो उस वक्त कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बड़े नेता थे, उन्होंने पहली बार ये आइडिया सामने रखा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। और कमाल की बात देखिए, ठीक अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। मतलब सिर्फ एक साल में एक इंसान का विचार पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की आवाज बन गया। इससे पता चलता है कि आज़ादी की ललक कितनी तेज थी। तो ठीक है, मांग तो उठ गई। अब सवाल था कि सपने को हकीकत में कौन बदलेगा, यानी वो कौन लोग होंगे जो इस संविधान को लिखेंगे। यहीं से बात आती है संविधान सभा की। चलिए देखते हैं कि ये सभा बनी कैसे थी, इसकी बनावट क्या थी। 389 ये थी संविधान सभा के लिए तय की गई कुल सीटों की संख्या। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कोशिश का प्रतीक है कि अविभाजित भारत के हर प्रांत, हर रियासत, हर समुदाय की आवाज को इस महान काम में शामिल किया जाए। अब ये 389 सीटें बंटी कैसे थी? देखिए, इनमें से 296 सीटें तो सीधे ब्रिटिश इंडिया से थीं, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और बाकी की 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो ये बंटवारा उस वक्त के भारत की राजनीतिक तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। इतनी बड़ी सभा को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व भी चाहिए था। तो सबसे पहले फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सभा के काम को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये वाकई एक सोचा समझा कदम था। अब बात करते हैं इस सभा के काम करने के तरीके की। ये सिर्फ संविधान बनाने वाली एक कमेटी नहीं थी, इसकी एक बहुत ही खास कह सकते हैं कि एक दोहरी भूमिका थी। और इस दोहरी भूमिका को समझना उस दौर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये सभा एक तरह से 2 टोपियां पहन रही थी। जब ये संविधान बनाने के लिए बैठती तो इसका किरदार होता था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का, और इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब यही सभा देश के लिए आम कानून बनाने के लिए बैठती तो ये भारत की पहली संसद यानी लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती थी, और तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर। मतलब एक ही सभा लेकिन 2 अलग-अलग काम, 2 अलग-अलग अध्यक्ष। कमाल की व्यवस्था थी। तो अब सभा बन गई, उसके काम करने का तरीका भी तय हो गया। अब आते हैं असल काम पर, यानी संविधान को गढ़ने की प्रक्रिया पर। वो कौन से अहम पड़ाव थे और वो कौन सी समितियां थीं जिन्होंने इस दस्तावेज को उसका अंतिम रूप दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 5 तारीखें मील का पत्थर साबित हुई। सबसे पहले नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सभा का गठन हुआ। फिर 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई। कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
फिर सालों की मेहनत के बाद आया 26 नवंबर 1949 का दिन, जब संविधान को अपनाया गया, उस पर दस्तखत हुए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया और भारत एक गणराज्य बन गया। अब इतना बड़ा काम कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था, इसलिए अलग अलग काम के लिए कई समितियां बनाई गईं। इन्हें हम माहिर कारीगरों की टीमें कह सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसका काम था केंद्र सरकार की शक्तियों को तय करना। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी राज्यों के ढांचे पर काम कर रही थी, और इन सब में सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके कंधों पर पूरे संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी थी। चलिए, अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। संविधान बन चुका है, लागू होने वाला है, लेकिन एक सवाल बाकी है कि इतनी बड़ी इमारत की नींव किस पर रखी गई थी? और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल खाली कैनवस से शुरुआत नहीं की थी। उनके सामने एक बहुत बड़ा और विस्तृत दस्तावेज पहले से मौजूद था, और वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आंकड़ा शायद कई लोगों को हैरान कर दे, 50% से भी ज्यादा। जी हाँ, हमारे संविधान का आधे से ज्यादा हिस्सा, खासकर जो प्रशासनिक ढांचा है, वो 1935 के इसी एक्ट से या तो सीधे सीधे लिया गया या फिर उसमें जरूरी बदलाव करके अपनाया गया। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि एक ऐसा दस्तावेज जो सालों की बहस, अलग अलग विचारों के मंथन और पुरानी व्यवस्था से कुछ अच्छी चीजें लेकर बना हो, वो दस्तावेज आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रास्ता कैसे दिखा रहा है? सच तो ये है कि हमारा संविधान सिर्फ लिखा नहीं गया था, इसे बहुत धैर्य और दूरदृष्टि के साथ ईंट दर ईंट बनाया गया था।